हेलो स्टूडेंट्स, तो मोस्ट वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम आपसे फिर रूबरू हो रहे हैं एक न्यू पार्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें आज हम बात करेंगे 11th क्लास के पॉलिटिकल के थर्ड चैप्टर के पार्ट 4 के साथ, ठीक है। जिसमें पार्ट 3 हम आपके लिए यूट्यूब पे लेकर आ चुके हैं, आप जा कर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में हमारे, ठीक। और आज हम बात डिस्कस करेंगे आपके साथ पार्ट 4 को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे हमारे सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली को लेकर के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये क्या है, साथ ही साथ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सर्वाधिक वोट की प्रणाली भारत में स्वीकार की जाती है, वो क्यों, इन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है हमारी वो आप तक सबसे पहले और जल्द से जल्द पहुंच पाए, ठीक है। आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है पार्ट 4, ये लास्ट पार्ट है हमारे इस थर्ड चैप्टर का, ठीक है। पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ला चुका हूं इस चैप्टर का। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। आइए, यह प्रणाली क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्या है और यह किस तरह काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले यह प्रणाली भारत में इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है। याद रखिएगा, एक एक लाइन में आपको बताऊंगा, क्लियर करते हुए चलूंगा, बहुत सरल और आसान से शब्दों में। तो आप सुनते हुए चलिए, इसको समझते हुए चलिए, और अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो मैं साइड हो जाऊंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट कर ले करके क्या करिएगा, अपने नोटबुक में डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, यह प्रणाली भारत में इंग्लैंड से ली गई है। सबसे पहले कहां से ली गई है? इंग्लैंड से। बहुत आसान से शब्दों में याद कर लीजिएगा, यह प्रणाली भारत में इंग्लैंड से ली गई है। इसमें पूरे देश को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि क्या होता है इसमें सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली में, कि पूरे एरिया को या फिर पूरे देश को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। किसमें? छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। देखिए क्या होता है, जब इलेक्शन होने वाला होता है ना, तो क्या होता है कि पूरे देश को अलग अलग छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। छोटी छोटी इकाइयों का मतलब क्या है कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सेंटर्स पे चुनाव होते हैं, वो छोटी छोटी इकाइयों में बंट जाते हैं, ठीक है। और उन्हीं छोटी इकाइयों को क्या कहा जाता है यहाँ पे? निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? हर निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रत्याशी विजेता होता है। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाले प्रत्याशी की विजयी कहलाती है, यानी विजयी दिया जाता है उसको, ठीक है। कौन विजयी कहलाता है इसमें? जो सबसे अधिक वोट पाता है। क्या होता है, अब हमने पूरे देश को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया, ठीक है। और उन इकाइयों से, यानी कि उन क्षेत्रों से क्या होता है, प्रत्याशी खड़े होते हैं। और प्रत्याशी जब खड़े होते हैं तो जीतते कैसे हैं? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही प्रत्याशी उस क्षेत्र से जीतता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कि जीतता कौन है? तो हमने देखा कि ये जो प्रणाली है ये कहां से ली गई है? इंग्लैंड से, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पूरे देश को छोटी छोटी इकाइयों में बांट देंगे, और उस छोटे छोटे क्षेत्रों से क्या होता है, प्रत्याशी खड़े होते हैं और वो चुनाव में भाग लेते हैं। यानी कि प्रत्याशी खड़े होंगे, हम वोट डालेंगे, आम जनता वोट डालेगी, और जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उस क्षेत्र से वही विजेता होगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। आप नाम से ही समझिएगा, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, यानी कि जिस जगह से जिसको जितना ज्यादा वोट मिला वही व्यक्ति जीतेगा, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका था हमारा आपको समझाने का, सबसे सरल भाषा में, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट करने के बाद आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, जैसा मैं हर एक वीडियो में करता हूं कि मैं साइड हो जाता हूं और ये कहता हूं स्टूडेंट से कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिए। क्योंकि आप अगर बुक पढ़ने जाएंगे ना तो बुक में बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी, इसलिए हम पूरे चैप्टर का, पूरे टॉपिक का एक निचोड़ लेकर के आते हैं आपके सामने, शॉर्ट शब्दों में, यानी कि आसान से शब्दों में, सरल से शब्दों में और सही तरीके से, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है हमारा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कि देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप इसके हेडिंग को समझिए, इसके जो टॉपिक है इसको ही समझिए क्या कह रहा है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब वो सभी, ठीक है। वयस्क मतलब बड़े, बड़े मतलब कि जो एक निश्चित आयु पूरी कर चुके हैं,
ठीक है, मताधिकार यानी मत देने का अधिकार। क्या कह रहा है कि उन सभी वयस्क मतलब उन सभी बड़े लोगों को जो अपनी एक निश्चित आयु पूरी कर चुके हैं उनको मत देने का अधिकार है। ठीक है, आप हेडिंग से ही समझ गए। अब लाइन देखिए क्या कह रहा है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना 18 वर्ष के ऊपर के देश के सभी नागरिकों को लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। देखिए वही बातें बोला जो मैं आपको यहां से समझाया, इसके हेडिंग से समझाया है ना। क्या बोला कि लिंग, जाति और धर्म इनके आधार पर बिना भेदभाव किया 18 वर्ष से अधिक के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, उन सभी को जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो या किसी भी लिंग के हो, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो सभी वोट देने के लिए एलिजिबल हैं और वोट करेंगे। ठीक है, इसे ही कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको सॉल्यूशन निकालने का उसके ऊपर प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक हमारा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है इसको समझते हैं। प्रत्येक पार्टी, देखिए प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने उम्मीदवारों की प्राथमिकता सूची में से उतने ही उम्मीदवार का चयन करती है। क्या करती है? चयन करती है। ठीक है, जितनी सीटों का कोटा उसे मिला होता है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि कितने उम्मीदवारों का यहाँ पे वो पार्टी कितने उम्मीदवारों का चयन करती है, जितने का उसे कोटा मिला होता है। ठीक है, उसके बाद इजराइल और नीदरलैंड पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। यानी कि इसे इजराइल और नीदरलैंड इन देशों में पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में नहीं बांटा गया है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि पूरे देश को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा है कि पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जा रहा है। दोनों में अंतर देखिएगा। पूछता है कभी कभी कि सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप सबसे पहला अंतर यहीं पे यही देख पाए कि इसमें पूरे देश को क्या किया जा रहा है, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली में पूरे देश को छोटी छोटी इकाइयों में क्षेत्रों में बांट दिया जा रहा है। ठीक है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र हम कह रहे हैं। और यहाँ पर पूरे देश को एक ही इकाई में बांटा जा रहा है, यानी पूरे देश को एक ही इकाई रखा जा रहा है, उनको छोटे छोटे इकाइयों में नहीं बांटा जा रहा। ठीक है, अर्जेंटीना और पुर्तगाल में जहां पूरे देश बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित हो जाते हैं। ठीक, यानी पूरे बहुसदस्यीय जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें डिवाइड हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये पेपर में पूछते हैं, इसके बीच में अंतर पूछेगा। ठीक है, तो आप प्लीज इसको सही से कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तक अगर आपने इसको नहीं नोट डाउन किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी से दोबारा और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब अगला एक टॉपिक हम देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक वोट की प्रणाली क्यों स्वीकार है। ये स्वीकार है हमारे भारत में। देखिएगा हमारे भारत में क्या स्वीकार किया गया है, सर्वाधिक वोट की प्रणाली से जीत। ठीक है, यही स्वीकार किया गया। ये क्यों स्वीकार किया गया ये देखते हैं हम। तो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि ये सरल प्रणाली है, ये सबसे ज्यादा सरल प्रणाली है। कौन सी? सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। कैसे? तो मान लीजिए कि एक निर्वाचन क्षेत्र है, एक एरिया है। ठीक है, वहां से 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। 4 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को 3 उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिलता है, तो सिंपल सी बात, वो उम्मीदवार जीत गया। ठीक है, वो उम्मीदवार जीत गया यानी उसे हमने जीत घोषित कर दिया। तो ये प्रणाली सबसे सरल समझी गई, इसीलिए हमने इसको एक्सेप्ट किया। यानी भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली इसलिए स्वीकार है क्योंकि ये बहुत सरल प्रणाली है। ठीक है, मतदाता के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। यानी कि मतदाता के पास क्या है? विकल्प है, अपने अपने क्या है यहाँ पे विकल्प है कि वो चाहे तो अगर जितने प्रत्याशी खड़े हैं उनमें से किसी को भी वोट कर सकते हैं। ठीक है, विशाल आबादी, यानी कि देखिए विशाल आबादी का मतलब क्या है कि हमारा भारत जो है एक बहुत बड़ा विशालतम देश है। ठीक है, और इसमें बहुत लोग रहते हैं, बहुत सर्वाधिक लोग रहते हैं। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या है, ऐसा निर्धारित कर पाना कि कितने उम्मीदवार खड़े और कितने लोग वोट करेंगे, ये क्या है एक तरीके से बहुत कठिन है। ठीक है, इस वजह से विशालतम देश होने के कारण ही यहाँ पे सर्वाधिक वोट की प्रणाली स्वीकार की गई है, ताकि लोग अपने अनुसार अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर पाए।
ठीक है। उसके बाद मतदाता उम्मीदवार के प्रत्यक्ष रूप जानना, यानी कि क्या होता है, मतदाता यहाँ पे डायरेक्ट वोट करते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप जानना यानी कि वो किसको स्वीकार करना चाहते हैं, किसका चयन करना चाहते हैं, इसलिए उनको वोट देने का अधिकार यहाँ पे दिया जाता है, मतदान करने का अधिकार उनको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये अभी बातें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और भारत में सर्वाधिक वोट की प्रणाली जीत जो है वो स्वीकार्य है, तो क्यों है वो भी हमने देखा, ठीक है। अभी इसके आगे हम देखते हैं अपना हमारा जो एक टॉपिक है वो है निर्वाचन आरक्षण, ठीक है, निर्वाचित क्षेत्र और आरक्षण। देखिए जो हमारा अगला टॉपिक रह गया था निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, उसे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण क्या कहता है हमारा, तो ये कहता है कि भारत के संविधान द्वारा संसद में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण दिया गया है। यानी कि जाहिर सी बात है, देखो क्या होता है कि जो आरक्षण है ना, आरक्षण वो निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण दिया गया है, ठीक है। कहाँ पे, हमारे भारतीय संविधान द्वारा संसद में यानी पार्लियामेंट में ये दिया गया है, ये बोला गया है कि भाई सभी के लिए समान प्रतिनिधित्व हो। तो समान प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या किया गया, निर्वाचन दिया गया, ठीक है, आरक्षण दिया गया, निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण दिया गया, ठीक है। कैसे, तो देख लो, भारत के संविधान द्वारा संसद में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में, क्या करने के प्रयास में, समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण दिया गया। यानी कि जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनमें आरक्षण दिया गया, यानी कि कितनी सीटें एसटी के लिए, कितनी सीटें एससी के लिए होंगी, उनका आरक्षण किया गया, ठीक है। देखिए और क्या कह रहा है हमारा सेकंड लाइन, इस प्रणाली में सभी वर्गों के मतदाता मतदान करते हैं, यानी कि इसमें सभी वर्ग के मतदाता मतदान करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई वर्ग करेगा कोई नहीं करेगा, नहीं, सभी वर्गों के मतदाता मतदान करते हैं। लेकिन उम्मीदवार केवल उस सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई होगी। यानी कि कौन उम्मीदवार होगा जिसके लिए आरक्षण दिया गया होगा, यानी कि देखो मतदान तो सभी लोग करेंगे पर उम्मीदवार कौन खड़ा होगा जिसके लिए आरक्षण की बात कही गई है, यानी कि आरक्षण दिया गया है जिस समाज के लिए, वर्ग के लिए, उसी वर्ग का व्यक्ति जो है खड़ा होगा, ठीक है। शुरुआत में यह व्यवस्था केवल 10 साल के लिए थी, लेकिन अब इसे 2030 तक बढ़ा दिया गया है। देखो जब स्टार्टिंग में व्यवस्था थी ना तब केवल 10 साल के लिए थी, 10 साल का मतलब सिर्फ 10 ईयर के लिए, ठीक है। ये प्लान किया गया था कि 10 साल बाद इस आरक्षण को हम हटा देंगे, ठीक है। पर ये क्या हुआ, ये हटाने के बजाय ये कंटिन्यू होता गया और अब ऐसा कहा गया है कि 2030 तक की व्यवस्था है, यानी 2030 तक, ठीक है, 2030 तक इसका व्यवस्था किया गया है, ठीक। तो किसका, आरक्षण का। तो ये व्यवस्था सिर्फ 10 साल के लिए, केवल 10 साल के लिए आई थी, बट अब इसे 2030 तक बढ़ाकर कर दिया गया है, ठीक है। देखो क्या है कि 543 लोकसभा सीटों में 84 यानी 84 अनुसूचित जाति के लिए है और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए है, ठीक है। यानी कि सीटें जो है टोटल 543, आपको पता है लोकसभा में 543 सीटों में 84 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, जाति के लिए है और 47 कितना, 47 अनुसूचित जनजाति के लिए है, ठीक है। यह आरक्षण दिया गया है सीटों को लेकर के, ठीक है। सीटों के लेकर के आरक्षण में क्या होगा कि इस अनुसूचित जाति और जनजाति से जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो इतने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, इस सीटों पे इन अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा कोई और कैंडिडेट खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। चुनाव तो सभी लोग करेंगे उस वर्ग के, पर खड़े सिर्फ इसी कैटेगरी के लोग होंगे, ठीक है। तो देखिए अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है, आपके लिए नॉलेजेबल है, तो प्लीज इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने, ताकि वो लोग भी इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट उठा पाएं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट के थ्रू ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आगे ही ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू सो मच।